हेलो मेरे प्यारे शिक्षकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल स्टडीज प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका जनरल स्टडीज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका ऑलरेडी आपको पता है टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 में 8 होते हैं मैथ्स के, जनरल मैथ्स, और टोटल 32 जो क्वेश्चन होते हैं वो प्योर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आज हम लोग ये 32 जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज का उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो लाने में बहुत देर लग गई क्योंकि आपको पता है अभी फेस्टिवल था दुर्गा पूजा, तो घर चला गया था जिसकी वजह से देर हो गई। तो चलिए और टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। जो आदित्य L1 सैटेलाइट था, उपग्रह, वो सूर्य के अवलोकन करने के लिए आपको पता है भेजा गया था। तो बोल रहा है जो सूर्य का अवलोकन बिंदु क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन है L1, L2, L3। तो यहाँ पर नाम में ही लिखा हुआ है क्या, आदित्य L1। तो वो जो बिंदु था वो क्या था, L1। जो सैटेलाइट जहां गया था उस बिंदु पे क्या बोलते हैं, उसको L1 बोलते हैं। अब वो L1 पे ही क्यों गया था, तो जो L1 पॉइंट था वो क्या था, जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है हमारा। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में एक बिंदु था L1। ठीक है, वहां पर इस सैटेलाइट को क्या किया गया, भेजा गया। क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं ऐसा पॉइंट है जहां पर अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, अर्थ जो अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाता है और सूर्य जो अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाता है, इन दोनों का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सैटेलाइट रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ना तो ये इस तरफ जाएगा ना ही इस तरफ, इस पॉइंट पे इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। तो इसीलिए L1 बिंदु पे किसको भेजा गया, आदित्य L1 को, किसके अवलोकन के लिए, सूर्य के अवलोकन के लिए। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो अर्थ से, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है जो आदित्य L1 है वो किस बिंदु पे सैटेलाइट को भेजा गया था, आदित्य L1 वो L1 बिंदु पे भेजा गया था। पूछता है किसके अवलोकन के लिए भेजा गया था, किसके लिए, सूर्य के अवलोकन के लिए। क्यों L1 पे भेजा गया था, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है अर्थ का और किसका, सूर्य का, दोनों का क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो जिंजर है वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है ना, जबकि क्या नहीं है, रूट नहीं है। पूछ रहा है ऐसा क्यों। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें क्या होता है, गांठ एवं पर्व होता है। गांठ को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गांठ को नोड बोलते हैं, और पर्व को क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। तो अगर आप अदरक को देखे होगे तो अदरक कुछ ऐसा करके रहता है अदरक, और अदरक में आप देखते हो ऐसे धारी धारी इस पे बना रहता है ना, ब्राउन कलर का। तो ये जो ब्राउन कलर का बना रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, गांठ। और इसके बीच के जो ये दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में भी कभी कभी दे देता है नोड और एंटी नोड करके, तो आपको हिंदी में भी याद रखना है। तो जो ये, और ऐसा आपको एग्जांपल कहाँ मिलता है, हल्दी देखे होगे, टर्मरिक, टर्मरिक में भी आप देखे होगे ऐसे धारी धारी रहता है, ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का है ना, भूरा कलर का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गांठ, थोड़ा उठा रहता है। ठीक है, तो इसी के कारण ये क्या है, एक स्टेम है, क्या नहीं है, जड़ नहीं है, और ये क्या है, स्टेम है, तना है। और इसमें हम कुछ देख लेते हैं, जो अदरक होता है इसको हम लोग राइजोम भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि राइजोम इनमें से कौन है, तो या तो अदरक हो सकता है या हल्दी हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है। ठीक है, और ये जो बोलता है, जो ये जो आपका अदरक है या हल्दी है, ये आपका भूमि के ऊपर बढ़ता है, मतलब जो अर्थ होता है ना उसके ऊपर बढ़ता है, और कैसे, उसके समानांतर जाता है, पैरेलल चलते रहता है, ऐसे पैरेलल बढ़ता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदरक क्या है, एक तना है या जड़ है, तो क्या है, ये तना है। फिर क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, नोड और एंटी नोड रहता है। नोड किसको बोलते हैं, जो ये ब्राउनिश कलर का जो धारी धारी रहता है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और दो जो ये लाइंस रहते हैं, नोड रहते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एंटी नोड। फिर पूछ सकता है कि राइजोम का एग्जाम्पल कौन है, उदाहरण कौन है, तो राइजोम का उदाहरण कौन है, अदरक और हल्दी। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर क्या होगा, क्या कार्य करेगा। तो ऑप्शन है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह रहेगा, मतलब कि वो जैसा है वैसे ही रहेगा। या फिर बोल रहा है कि वो 10 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस बन जाएगा। या फिर बोल रहा है कि उसका फोकल लेंथ जो है, वो फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा और वो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो आपको पता है जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, दोनों तरफ उठा हुआ रहता है बीच में, और दोनों किनारे क्या रहता है, ये क्या रहता है, थिन रहता है, और बीच में क्या रहता है, थिक रहता है। उसको हम लोग उत्तल लेंस बोल रहे हैं। तो आपको उत्तल लेंस बोले चाहे अवतल लेंस बोले, आपको क्या ध्यान रखना है, लेंस के केस में, क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तल के लिए भी पूछ सकता है और अवतल के लिए भी, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लेंस को जब भी हम पानी में डालेंगे, ठीक है, लेंस को जब भी हम पानी में डालेंगे तो उसका फोकल लेंथ जो है, फोकस है, वो हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना भी दिया रहेगा उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर वो उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो अवतल है तो अवतल ही रहेगा, ठीक। किस केस में, लेंस के केस में। लेकिन अगर दर्पण दिया रहे और यही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तल लेंस की जगह दर्पण पूछ दे, और उसका फोकस दूरी दिया रहे और उसको पानी में डुबाया जाए, तो दर्पण के केस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक उत्तल लेंस है, उसको उसका फोकल लेंथ दिया, पानी में डुबा रहे हैं, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो किस तरह रहेगा, उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। अगर अवतल लेंस रहता तो भी उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता, बढ़ जाता, और वो इसकी तरह कार्य करता, अवतल की तरह ही कार्य करता है। यहाँ पर एक चीज और, जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, उसका जो फोकस दूरी होता है वो प्लस होता है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। एक चीज और आप याद रखिए, यहाँ पर क्षमता पूछ देता है। क्षमता मतलब पावर। आप देखे होगे जब अगर आपको चश्मा लगा हुआ तो आप दुकान में जाते होगे तो बोलते हैं कितना पावर है ना, तो आप बोलते हो माइनस में, प्लस में। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है, और f जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। f मतलब फोकस दूरी। जैसे यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 10, लेकिन 10 किस में होना चाहिए, मीटर में, ये सेंटीमीटर दिया है, तो पहले इसको क्या कर देंगे, 10/100 कर देंगे। तब यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर फोकस प्लस है तो क्षमता भी प्लस। अवतल लेंस का क्षमता या पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो देखे होगे, अगर आपको यंग एज में चश्मा लगता है तो आप बोलते हो -2.5, -0.5, है ना, आपका पावर है। मतलब माइनस मतलब आपका जो दर्पण, सॉरी, लेंस है वो कौन सा है, अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस। और आपको कॉनकेव लेंस क्यों लगाया जाता है, जब आपको दूर की चीजें ठीक से विजिबल नहीं होती और पास की चीजें सही दिखती है, तब आपको अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हमेशा देखे होंगे, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको उत्तल लेंस लगा होता है। वो देखते होंगे उनको पढ़ने में दिक्कत होती है पास की चीजें, तो जब पास की चीजें नहीं दिखती है, धुंधली दिखती है, तो हम उत्तल लेंस लगाते हैं, और उनका जो पावर होता है वो प्लस होता है।
तो आपके घर में जितने भी बुजुर्ग होंगे उनसे जाके आप पावर पूछेगा तो वो बोलेंगे प्लस में पावर है, और जितने भी आप यंग एज वाले होंगे उनसे पावर पूछेगा माइनस में। तो माइनस मतलब कॉनकेव और प्लस मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये सारा डिटेल डिस्कशन था, ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेहनत को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि द वाटर इज ट्रांसपेरेंट। वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो विजिबल लाइट वाटर के आर पार दिखता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस इज सो बिकॉज। बोल रहा है कि पानी तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के आप देखे होंगे आर पार देख सकते हो, लेकिन वही जब कुहासा बन जाता है ना, कोहरा हो जाता है, तो कोहरा में आप जानते हो कि वहां छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंदे होते हैं कोहरे में, है ना। बाहर आप गाड़ी वाड़ी खड़ा कर देते हो, देखते हो ऊपर क्या शीत जम जाता है, पानी जम जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन कुहासा जो कोहरा होता है उसके आसपास हम क्यों नहीं देख सकते हैं। इसका हिंदी क्वेश्चन देख लीजिए। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट होते हैं, जो प्रकाश होता है, वो छोटे छोटे जो आपकी पानी की जो बूंदे होती हैं उससे क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमको दूर की चीजें उसमें कुहासे में नहीं दिख सकती, धुंधली धुंधली दिखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। बिखर कर मतलब आप याद रखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। और जहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ जाता है वहां पर एक प्रभाव आता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। 43 बोल रहा है एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक। तो एक वर्णी ना बोल के बोल सकता है मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो आपको पता होगा अगर एक कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब से दूर चले जाती है या अभिलंब के पास आती है ना। ये नॉर्मल से दूर चले जाती है या नॉर्मल से पास आती है। तो बोल रहा है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो आपको पता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आपको पूरा डिटेल डिस्कशन कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। मैं खुद सारा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे प्राइमरी हो, सारा पेपर मैंने क्लियर किया है। तो मैं आपको बस गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों मार्ग अपना बदल देता है, क्यों दूर चला जाता है, क्यों पास, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब आप ही अगर आप दौड़ रहे हो, अचानक से पानी आ जाए तो आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। उसी तरीके से आप पानी में दौड़ रहे हो, अचानक से आप पानी से बाहर निकल जाओ तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जब आप एयर में दौड़ रहे हो तो ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है ना, विरल माध्यम है। और पानी में चले गए तो सघन, और यहाँ कहाँ हो, सघन में हो और बाहर निकल गए तो विरल। तो हल्के से भारी की तरफ जाओगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, और भारी से हल्के की तरफ जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, उसका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वेग तो चेंज होगा ही, उसके बाद वेग की वजह से वेग चेंज होगा, उसके बाद आयाम भी उसका चेंज हो सकता है, और आयाम के बाद उसका वेवलेंथ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्या क्या चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, और वेव लेंथ चेंज हो सकता है। जो चेंज नहीं होगा वो क्या होगा,
आवृत्ति बोल रहा है क्या नहीं बदलता है, तो आप क्या याद रखेंगे, आवृत्ति जो है वो क्या होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा सब चेंज हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 43rd के बाद 44th क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 12th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। निम्नतम कक्षा मतलब आपको पता है कि परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है, नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कक्षा में। तो जो न्यूनतम कक्षा, क्या बोल रहे हैं, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो निम्नतम अवस्था मतलब सबसे नीचे, है ना, सबसे पहला कक्षा। और हाइड्रोजन का आपको तो परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा, पहली वाली कक्षा में। तो बोल रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर, ये जो बोर थे ना, बोर एक साइंटिस्ट थे, नील्स बोर, आपको पता होगा, एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी अपनी कक्षा में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अगर अपनी कक्षा में घूम रहे हैं तो वहां पर क्या आता है, एक एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। ठीक, कोणीय संवेग क्यों, क्योंकि वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है अपनी कक्षा में। तो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो इसके पास कुछ तो वेग होगा ना, कुछ तो वेलोसिटी होगा। और क्योंकि ये घूम रहा है गोल गोल, तो ये कौन सा वेग होगा, कोणीय वेग। और उसकी वजह से क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। कौन सा, कोणीय संवेग। तो उन्होंने कहा था जो कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूमते हैं तो वो बराबर होता है किसके, NH/2 पाई के। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये किसने कहा था, बोर्स ने कहा था, बोर, नील बोर, आपका नाम सुने हुए, नील बोर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जो कोणीय संवेग है वो बराबर क्या होता है किसके, NH/2 पाई के। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला आपको पता होगा, m गुना v होता है। और कोणीय लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, r से गुना हो जाता है। तो mvr उन्होंने बोला था किसके बराबर होगा, NH/2 पाई के। अब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली वाली कक्षा में ही घूमेगा, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, h/2 पाई। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है, चाल मतलब v निकालना है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, h/2 पाई m/r। अब यहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स नियतांक है, और इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लैंक के नियतांक का मान कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 2 पाई, तो आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। उसके बाद क्या है, m किसका, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको कितना पता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। और ये r क्या है, ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो r क्या है, इसका रेडियस है। तो अब रेडियस कितना होगा, तो r आपको पता होना चाहिए, r जो होता है क्या होता है, n मतलब हो गया नंबर ऑफ कक्षा। अगर दूसरी कक्षा में है तो r2, है ना, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस है इसमें घूम रहा है तो इसका रेडियस कुछ होगा, इसका रेडियस उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो Rn का जो वैल्यू होता है n² A0। ठीक, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो Rn का वैल्यू हो जाता है A0, और A0 होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है 12th, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज में दे दिया।
बस मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आंसर आपको बता देता डायरेक्ट। तो एंगस्ट्रॉम मतलब होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। ठीक, तो ये आर का वैल्यू हो गया, एक के लिए तो R1। ठीक, तो यहाँ पर सबका वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 2.18 इंटू 10 का पावर 6। लेकिन आपको तो यहाँ आंसर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है ना। सी क्या है, सी है आपका प्रकाश की चाल निर्वात में। तो कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप v बाई सी करेंगे तो v का वैल्यू तो आपको है पता 2.18, अभी आपने निकाला 10⁶, और c का वैल्यू 3 गुना 10⁸। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा c बटा 137। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, c बटा 137। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसकी चाल कितनी होगी, तो c बटा 137। और अगर ये नहीं दिया तो आपको क्या याद रखना है, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे किसके बराबर होता है, NH/2π के। ठीक है, अगर पूछे H का मान कितना होता है तो आप इतना बताएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आप इतना बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर E वॉट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। ठीक है, जब T का मान T/3 हो जाए तो विकिरित ऊर्जा क्या होगी। देखिए इसका इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए बोल रहे हैं ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, जो सारी ऊर्जा को अवशोषित कर ले। तो अगर वो ब्लैक बॉडी है, सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, तो उससे क्या निकलेगा, रेडिएशन। आप देखिएगा किसी चीज को जला दीजिए और उसके सामने खड़े होइए तो वहां से आपको क्या निकलते दिखेगा, रेडिएशन निकलते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। कितना एनर्जी, ई वॉट। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे। पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर को T/3 कर दें तो उस समय ऊर्जा कितना रेडिएट होगा, कितना विकिरित होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ई जो होता है, जो ऊर्जा जो क्या हो रहा है वहां से विकिरित हो रहा है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा T⁴। अब ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा जो है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपसे पूछ देगा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो वहां से इसका फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, सिग्मा बटा कितना होता है, ई बटा टी का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है, अब देखिए ई का फॉर्मूला है सिग्मा बटा T⁴। जब t का वैल्यू T/3 कर दें, तो अगर मैं इसको सिग्मा T/3 कर दूं तो इसका पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा t का पावर 4 बटा 81। और सिग्मा T⁴ को ही तो क्या बोलते हैं हम, e बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, e बटा 81। अब वैसे भी आपको दिख रहा है t का पावर 4 है, तो अगर T/3 कर दें तो 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E/81। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी किसी ऊर्जा का विकिरण होगा तो E का वैल्यू हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा T⁴। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एकदम आराम आराम से मैं चल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो सकता है डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ एसिडिक KMnO4 तो बोल रहा है कि वो कौन सा एसिड है जो KMnO4 के कलर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो KMnO4 का जो कलर
डिस्ट्रॉय करता है। KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, तो उसको रंगहीन कौन कर देता है, पर्पल को खत्म कौन कर देता है, कौन सा अम्ल? तो एक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, एक अम्ल है सिट्रिक अम्ल, ठीक है, और एक है सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो ऑक्जेलिक जो एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है COOH, COOH, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, अभी ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। या तो COOH लिख सकता है, या फिर लिख देगा C2O4H2, तो इसको भी ऑक्जेलिक बोलेंगे। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पता है आपको, खट्टी चीजों में जैसे नींबू में क्या होता है सिट्रिक अम्ल, तो उसका फॉर्मूला है C6H8O7, तो इसको क्या बोलेंगे, सिट्रिक अम्ल। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो कितना होता है, SO2। तो आपको याद रखना है KMnO4 का रंग कौन बदल देता है, रंगहीन कर देता है, या तो ऑक्जेलिक अम्ल हो सकता है, या सिट्रिक, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ए है दिया हुआ है CH3COOH, ये क्या है, सिरका है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और इसी का जो आपका केमिस्ट्री में नाम होगा, IUPAC नेम, वो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कितना कार्बन है, दो, और दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड। और डबल OH को इक एसिड बोलते हैं ना, इथेनोइक, या सिरका, या एसिटिक। C6H8O7, तो देखिए C6H8O7 क्या है, सिट्रिक अम्ल, तो इसका आंसर सही क्या आ जाएगा, C6H8O7। और जो तीसरा ऑप्शन है देखिए, फिर से ये क्या है, डबल OH है, तो ये कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, एक, दो, तीन, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है, प्रोपेन। और यहाँ पर डबल OH है तो प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल नहीं होगा, क्या होगा, सिट्रिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, या SO2, ठीक है। और पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, रंग क्यों बदल जाता है। तो जो KMnO4 होता है वो क्या हो जाता है, उसमें रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन मतलब अपचयन हो जाता है, ठीक है। KMnO4 का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। और जो सिट्रिक अम्ल है या ऑक्जेलिक या SO2 होगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और KMnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए, जब एक ही अभिक्रिया में दोनों हो सम्मिलित, दोनों हो साइमल्टेनियसली, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, रिडॉक्स। तो देखिए रेडॉक्स में RED मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और OX मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपसे पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 46 के बाद 47। तो 47th क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए हिंदी में करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि हिंदी में कराने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल 8 करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, 8 किसके क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, 8 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 8 हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, और 8 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आप जब प्रिपेयर करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि पॉलिटी भी पढ़ लिए और आप कुछ भी अलग उल्टा सीधा पढ़ रहे हो। और आपको जो हिस्ट्री का जो 8 क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ गांधीयन एरा पढ़ना है, जहां पर गांधी जी आए थे, ठीक है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से करोगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी किसको, गांधी जी से रिलेटेड। अभी देखोगे आप मेरे प्रीवियस वीडियो, मैंने जितना 6-7 वीडियो बनाया है जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का, उसमें आपको गांधी जी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन चंपारण हर बार रहता है, एक क्वेश्चन असहयोग आंदोलन हर बार रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका विद्रोह वाला अलग हर बार रहता है, ठीक है, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है।
तो बोल रहा है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जा रहा है। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा। अब ये कब लिखा गया था, तो जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा कब की थी, ये बंगाल विभाजन की लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कब की थी, आपको पता होना चाहिए कब की थी, 19 जुलाई 1905 को। और ये लागू कब से हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। और आपको पता होना चाहिए इसी दिन लोगों ने क्या क्या बनाया था, रक्षाबंधन, राखी एक दूसरे को बांध के इसका बहिष्कार किए थे कि हम क्या है, भाई भाई है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि बंगाल का विभाजन का मतलब ही था कि हिंदू मुस्लिम को बांटना था। ठीक है, इसी दिन। और यही बंगाल विभाजन में ही क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बोला गया था कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इससे हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद 48। बोल रहा है हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो देखिए ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो भारत का जो नया संसद भवन बना था उसके वास्तुकार कौन थे, विमल पटेल थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है जो नया संसद भवन क्यों बना था, क्योंकि पुराने संसद भवन में जगह की कमी हो जा रही थी, सांसद नहीं बैठ पा रहे थे। हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उस अकॉर्डिंग जो क्या है, जो एमएलएज हैं वो कम है, तो इसीलिए पहले क्या किया गया, संसद को बड़ा किया गया। तो इसमें दो होते हैं आपको संसद में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में टोटल 888 सीट है और राज्यसभा में 384 जो आपके एमपी हैं उनको बैठने की जगह है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि नए संसद भवन में कितने एमपी बैठ सकते हैं, लोकसभा में तो 888 और राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं, 384। तो उसके बाद पूछ सकता है कि जो लोकसभा है वो लोकसभा का थीम क्या है, मतलब लोकसभा जो बनाए हैं, जो उसका डिजाइन किया गया है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है पीकॉक थीम है। ठीक है, पीकॉक थीम, पीकॉक थीम मतलब मयूर। और राज्यसभा का जो थीम है वो क्या है, लोटस है, लोटस थीम। ठीक, तो आपको यहाँ पर मेन क्या याद रखना, विमल पटेल, ये आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन वास्तुकार है। और लोकसभा में कितने सीट है, 888 और राज्यसभा में 384, मतलब ये बनाया गया, इतने सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 49th क्वेश्चन। तो 49th क्वेश्चन है हमारा कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव जो मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। जो कांस फिल्म महोत्सव हुआ था मई 2023 में, आपको पता है कहाँ होता है, ये फ्रांस में होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, तो इसका आंसर है आपका अनुराग कश्यप की कैनेडी मूवी जो थी। ठीक है, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स था। देखिए ये G20 सम्मेलन उस समय हुआ था भारत में। तो ये G20 सम्मेलन से हर बार क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा है G20 सम्मेलन से। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो अजाली असोमानी है वो कहाँ है, अफ्रीकी संघ के क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, उस समय जो नई दिल्ली आए थे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उनको क्या किया गया, अफ्रीकी संघ को G20 का नया सदस्य बनाया गया है। तो बोल रहा है कि वो जो अफ्रीकी संघ के जो ये हैं, ये क्या अध्यक्ष अजाली असोमानी, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो जो अजाली असोमानी थे वो आपका कांगो गणराज्य के तो नहीं थे, आपका गैबन के भी नहीं थे, आपका कोमोरोस के थे। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोमोरोस। तो अब G20 क्या हो गया, G21 हो गया। तो देखिए यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया था कि G21 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था भारत में वो कब हुआ था, 2023 में। 2023 के बाद तो ये G21 बन गया। तो G21 का जो पहला सम्मेलन कब हुआ, 2024 में। तो ये क्या हो गया, ब्राजील में।
तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसी में हो गए कि G21 कहाँ से आ गया। G20 होता है, ठीक है, और ये तो पहला सम्मेलन नहीं था, लेकिन G21 बनने के बाद पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राजील में। उसके बाद 2025 में अभी आने वाले 25 दिसंबर में जो ये सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। ये हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिला है करंट अफेयर में, G20 सम्मेलन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52। अब देखिए 52 में क्या बोल रहा है। अब ये क्या क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 52 में बोल रहा है, हु वॉज द हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे। अच्छा, हिंदी में करना है, हिंदी में कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस है आंसर, नहीं, इसके कौन है, कैप्टन मोहन सिंह। इसके संस्थापक कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह। और इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी, सिंगापुर में की थी। ठीक है, सिंगापुर में कब की थी, 1942 में। तो आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर इसी को क्या बोलते हैं, INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह ने किया था सिंगापुर में। कब किए थे, 1942 में। बाद में 1943 से इसको रीऑर्गेनाइज किए कौन, सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आपको स्थापना पूछा है तो कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद ताना भगत आंदोलन, जैसा कि मैं बोला था आपको कि एक तो जरूर देता है आंदोलन विद्रोह से, तो ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से। कहाँ, झारखंड। उस समय अभी के झारखंड में, और उस समय के बिहार में था, है ना, बंगाल में था ये आदिवासी आंदोलन। झारखंड, और झारखंड में कहाँ, छोटा नागपुर का जो पठार है उधर। ठीक है, अब ताना भगत आंदोलन आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था स्टार्ट, क्योंकि पूछा है संथाल विद्रोह का पूछ दिया है, बिरसा मुंडा का पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, टीआरई के ही मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ताना भगत आंदोलन आपका 1914 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और ये चला था 1919 तक। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया गया, तो दबा दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और इसके जो ताना भगत आंदोलन के जो क्या थे, जो स्टार्ट किए थे ट्राइबल जो आपके नेता थे वो कौन थे। तो आपको याद रखना है, जात्रा भगत, और एक थे आपका तुरिया भगत। आपसे नाम भी पूछता है, जात्रा भगत और तुरिया भगत, इसीलिए इसका नाम दिया गया ताना भगत आंदोलन। ठीक है, और किसके विद्रोह में, टैक्स टैक्स उनसे ज्यादा लिया जा रहा था जमीन पे, इस कारण से ये विद्रोह हुआ। किसने किया था, एक ट्राइबल मूवमेंट है, कौन, आदिवासी आंदोलन, कौन, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। और ये नीतीश, हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। कब किया था, 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन का ज्योग्राफी है, ये भी ज्योग्राफी था, इसके पहले भी ज्योग्राफी था। तो काली मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। तो ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, MP के कुछ भाग में भी पाया जाता है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो उपयुक्त एक में से, उपयुक्त एक से अधिक। अब आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी फसल है जो काली मृदा में उगाई जाती है। तो सबसे फेमस जो है वो क्या है, कपास है, तंबाकू है। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात MP ये सब में क्या ज्यादा उगता है, सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी, या फिर सनफ्लावर, या फिर अलसी ले लीजिए। अलसी मतलब क्या होता है, लिनसीड, है ना, लिनसीड। और ये सब जो मेन फसल है वो किस में उगाए जाते हैं, काली मिट्टी में, इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, MP के कुछ भाग में।
भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस दिख जाएगा आपको। आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया, क्या आंसर आ गया, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, बाकी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा हो जाता है? तो जब भी जमा होने वाली बात होगी तो वो जो चट्टान होगा वो कौन सा होगा? अवसादी चट्टान। अवसादी मतलब हो जाएगा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब होता है बैठ जाना, जमा होना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री जो रॉक होता है उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर। पूछता है बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है? ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सैंडस्टोन। और हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। उससे और हो जाएगा आपका सेल। ठीक है, इसी को सेल बोल, सेल, सॉरी। ठीक, तो ये तीन एग्जांपल हो जाएगा सेडिमेंट्री। उसके बाद है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक। इंग्लिश में भी वर्ड दे देता है मेटामॉर्फिक चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। और आग्नेय मतलब होता है इग्नियस रॉक। ठीक, तो इग्नियस रॉक क्या होता है? जो ज्वालामुखी फटता है, जो उससे लावा निकलता है या फिर कुछ लावा अंदर में ही जमा रह जाता है, तो उसके जमे रहने से बहुत सालों बाद, मिलियन बिलियन ईयर बाद जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं कि आग्नेय चट्टान। पूछा हुआ है जो ज्वालामुखी के लावे से जो चट्टान बनती है उसको कौन सी चट्टान बोलते हैं? तो इग्नियस, नाम में ही इग्नियस मतलब जलना, तो वो हो गया आग्नेय चट्टान। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक क्या होता है? जब अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान बहुत दिन तक रह जाते हैं, बहुत मतलब मिलियन बिलियन से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा दिन तक अगर वो रह गए तो वो पड़े पड़े वो क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। नाम ही है रूपांतरित। तो चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे इग्नियस हो, वो रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। तो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, मतलब आग्नेय चट्टान का, तो आप इसका बोलोगे ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट। आप एग्जाम्पल याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस टीआरई में, दूसरे पेपर में। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित में आप देंगे नीस की चट्टान बोल सकते हैं या फिर मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या? लेग्यूमिनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दलहन। ठीक है, दलहन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर या फिर पल्स। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना हो तो आप बीपीएससी के साइट पे जाके आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आप। सबसे मेन है, अब आपके पास टाइम कम है, सब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पूर्व पश्चिम मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, जो रोड बन रहा है ईस्ट को वेस्ट से मिलाने के लिए कौन सा गलियारा है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है? तो ईस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, ईस्ट ईस्ट सिलचर। सिलचर जो है आसाम में है। आसाम में क्या है? ईस्ट में है आसाम। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। गुजरात कहाँ है? वेस्ट में। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जो रिलेटेड है वो कौन है? सिलचर और पोरबंदर। ये आपका बिहार से भी पास होता है। ठीक है, तो ये नया बन रहा है पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 59 के बाद 60 क्वेश्चन है हमारा, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है। तो आप देखे होंगे, अगर आप कभी किसी मतलब केव वेव गुफा वुफा में घूमने गए होंगे तो गुफा तो जमीन के अंदर होता है ना, तो जमीन के अंदर जब पानी
रीस रीस करके जो पानी टपकते रहता है, तो इसके साथ जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, नीचे ऐसे लटक जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। ठीक है, तो ये स्थलाकृतियां किसकी वजह से बनती है, तो ये जमीन के अंदर पवन कहाँ से आएगा, जमीन के अंदर बर्फ कहाँ से आएगी, किसके द्वारा बनती है, भूमिगत जल द्वारा। जब जल रीस रीस रीसता है ना, तो उसके कारण ये क्या हो जाता है, बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैलेंडर से दो क्वेश्चन दे दिया है इंपॉर्टेंट डेट से। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, तो 22 अप्रैल आपको पता होना चाहिए किस लिए विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, आई थिंक 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा यार। नेक्स्ट है हमारा 62nd क्वेश्चन। ये पेपर मैथ्स का है, टीजीटी मैथ्स मैंने दिया था और मैथ्स में मेरे 92 मार्क्स आए थे और मैथ्स का पेपर भी मैंने क्वालिफाई किया था। मैंने किसी वीडियो में अपने मार्क्स भी दिखाए हैं, शो किए हैं सबसे पहले वीडियो में। सेकंड 62nd क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, मतलब जो भारत का जो मानचित्र है, जो मैप है, वो कौन सी संस्था बनाती है, कौन सा संगठन बनाता है। देखो, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सर्वे ऑफ इंडिया को इसको हम लोग बोलेंगे भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय सर्वेक्षण का, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, देहरादून में। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये भारतीय सर्वेक्षण कब बना था, तो ये बना था 1767 में। ठीक है, तो मैप कौन सी संस्था बनाती है, भारतीय सर्वेक्षण या सर्वे ऑफ इंडिया। अब जो क्वेश्चन है टोटल 8 क्वेश्चन, ये कंप्लीट कहाँ से है, हिस्ट्री से। आप देखेंगे आप हिस्ट्री से कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडर्न से। देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। देखिए ये टीआरई 1 में भी क्वेश्चन पूछा था, जो मैं प्रैक्टिस कराया था, आप देख सकते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने किया, बोला था, तो ये किसने कहा था, वीडी सावरकर ने अपनी बुक, उनकी बुक का नाम था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और कौन से ईयर में इसको प्रकाशित किया गया था, 1909 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब वीडी सावरकर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बार बार पूछा जाता है। एक पूछा जाता है मित्र मेला, तो मित्र मेला नामक संगठन की भी स्थापना किसने किया था, वीडी सावरकर ने। ये कब किए थे, 1899 में। कहाँ किए थे, नासिक में। ठीक है, और यही मित्र मेला बाद में 1904 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया था, क्या, अभिनव भारत। तो आपको पूछ सकता है अभिनव भारत या मित्र मेला की स्थापना किसने किया था, संगठन की स्थापना, तो कौन किए थे, वीडी सावरकर ने किए थे। ठीक है, और इन्होंने ही बोला था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसको, 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो देखिए मैं बोला था विद्रोह से एक क्वेश्चन आता है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन करा है उसमें भी आया हुआ है, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899-1900 के आसपास हुआ था। ताना भगत आंदोलन देखिए अभी प्रीवियस बताया कितना, 1914 से 1920 तक चला था। तो 1800 पूछा था संथाल विद्रोह के जो मतलब उनको कौन संचालित किया था, कौन उसके नेता थे। तो संथाल विद्रोह किसकी वजह से फेमस है, सिद्धू कान्हू की वजह से, है ना, सिद्धू कान्हू की वजह से। तो आप याद रखें, बिरसा मुंडा तो किस, बिरसा मुंडा। और ताना भगत में कौन थे, दो थे। कौन कौन भगत थे, एक थे हमारे जतरा भगत और एक था हमारा तुरिया भगत, आपको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले कौन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले हो गया आपका संथाल विद्रोह, उसके बाद बिरसा मुंडा, उसके बाद ताना भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में हुआ है? आनंद मठ में हुआ है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। अब सन्यासी विद्रोह का वो एरा भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1763 से 1800 में हुआ था। ठीक है, मतलब इसको पहले ही खत्म कर दिया गया था, कुचल दिया गया था, लेकिन फिर भी छुटपुट इधर उधर 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, उसके बाद हमारा 66 क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो अभी मैं प्रीवियस आपको बताया था स्वदेशी और बहिष्कार कब अपनाया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई को हुई थी, 1905 को। इसको लागू कब से किया गया था? कब से किया गया था आपका? 16 अक्टूबर से किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को किया। और ये रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, भारत दरबार लगा था उस समय, जो आपके ब्रिटेन के राजा आए थे। फिर 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि बिहार में सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था पटना में। पटना कहाँ? बांकीपुर। और ये कब हुआ था? ठीक इससे 10 साल पहले, 1912 में। अब टीआरई में पूछा हुआ है कि 1912 में जो पटना में हुआ था आईएनसी का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधोलकर। ठीक है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और पूछ रहा है अब 1922 में, तो 1922 में जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, अब 1922 में आपसे एक चीज याद होगा, 1920 से 1922 तक क्या चला था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और 1922 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के चलते, मतलब जब चल रहा था तो कुछ भीड़ ने चौरी चौरा में, फरवरी 1920 में कुछ भीड़ ने चौरी चौरा में क्या किया था? एक पुलिस स्टेशन को जला दिए थे, जिससे गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, क्योंकि ये हिंसा का रूप ले लिया था। और गांधी जी क्या कहे थे कि ये आंदोलन अहिंसा पर आधारित है, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया था 1922 में। तो उसके बाद जस्ट असहयोग आंदोलन के बाद ही ये क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुआ था? गया में हुआ था इसका अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। उसके बाद आपसे इससे पूछ सकता है कि 1923 में, 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, जिनको सीआर दास भी बोलते हैं, और साथ ही साथ कौन थे हमारे? नेहरू। कौन नेहरू? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके क्या स्थापना की थी? किसकी? स्वराज पार्टी की। तो पूछता है स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? सीआर दास और कौन? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो चित्तरंजन दास हैं, सीआर दास, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं देश बंधु। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ठीक है, तो बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? स्वामी विद्यानंद ने की थी। कब की थी? 1920 में। इसके पहला जो क्वेश्चन मैं वीडियो में कराया था उसमें पूछा था कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसमें बिहार में, नमक सत्याग्रह को बिहार में अगुवाई कौन किया था? नमक सत्याग्रह का। तो बिहार में उसका अगुवाई कौन किए थे? हमारे विपिन बिहारी। ठीक है, ये एक दूसरे क्वेश्चन पेपर में पूछा था। देखिए, यहाँ असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ दिया, 1920 में किसने अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद। यहाँ पूछा था नमक सत्याग्रह, ठीक है, वो बिहार में किसने उसकी अगुवाई की थी? विपिन बिहारी ने। ठीक है, और ये कहाँ से किए थे? चंपारण में। ठीक, तो ये था 68 का डिटेल डिस्कशन। उसके बाद हम चलते हैं 69 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? आपको पता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, ये डेविड हेयर और साथ ही साथ एक और थे, अलेक्जेंडर डफ, इनके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। कब? 1817 में। तो आपसे पूछते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में? तो 1817 में। कौन यहाँ पूछा किसने की थी, तो डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है जनरल स्टडीज का। इनमें से किसने कहा था कि, बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लोगे आपको सारा क्वेश्चन आपको मॉडर्न से ही मिला है, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेडिवल या फिर प्राचीन भारत से नहीं मिलेगा। तो बोला, किसने कहा कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये फेमस जो कोट है, ये किसने कहा था? करजन ने कहा था, 1900 में कहा था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, उसे मैं मरते हुए देखना चाहता हूँ, मेरी बहुत महत्वाकांक्षा है। तो ये करजन ने कहा था, लॉर्ड करजन ने कहा, 1900 में। तो ये था पूरा डिटेल डिस्कशन जनरल स्टडीज का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, जिसमें से 8 क्वेश्चन पेपर हम पहले 8 क्वेश्चन पेपर के 8 क्वेश्चन मैथ्स के हम पहले करेंगे, उसके बाद 32 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।